पहले अपना ये मिट गया। चलो, हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का ग्रेविटेशन, और क्लास होगी अपनी 9th। ठीक है, बाकी 10th और 11th का भी लेक्चर हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले। 11th में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाफ ईयरली के बाद शुरू करेंगे, लेकिन 10th का बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर ही आपको लेक्चर मिल जाएगा 10th का। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ जी, चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, आपने महसूस करा होगा कहीं ना कहीं कि आप अगर कुछ चीज़ें उठाते हैं, जितना जैसे पानी उठाते हैं बाल्टी में, ठीक है, तो आपको कुछ भारी लगता होगा वो। ठीक है, जितना पानी आप उठाते हैं उतना ज़्यादा और भारी लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम। ठीक है, आप ईंट उठाते हैं तो जितना ईंट उठाते हैं आप उतना ज़्यादा आपको भारी लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है जी, बाकी हम हर चीज़ की बात करेंगे कि जो भी ग्रेविटेशन के अंदर आता है। ठीक है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। और हाँ, क्वेश्चन जब हमने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक एक टाइप के न्यूमेरिकल हम करेंगे सारे पूरे। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप करने में सक्षम होंगे, यानी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं हम अपने ग्रेविटेशन का। आपको दोस्तों पता होगा कि ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर है, ये हाँ, जो अपना ग्रेविटेशन चैप्टर है, देखिए ग्रेविटेशन क्या है कि न्यूटन, आप लोग जानते होंगे न्यूटन को, यानी न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, उनके बारे में आप सब उनसे परिचित होंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों क्या है, न्यूटन जो हमारा ग्रेविटेशन है, मान लीजिए हमारे पास दो मास है कोई। ठीक है, एक m1 ले लिया हमने, एक m2 ले लिया। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी दो मास है तो एवरी मास, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, कोई भी दो मास होगा तो उनके बीच में हमेशा ही एक एट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअली में ग्रेविटेशन कहलाता है। बात करें हम ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो चीज़ें हैं, वो भी बताएंगे हम क्या है, डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। इन सब हर चीज़ एक एक पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं जरा हम ग्रेविटेशन का। देखिए देखो, हमारा जो ग्रेविटेशन होता है वो एक वीकेस्ट फोर्स होता है। आपने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा होगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है एक्चुअली वो न्यूक्लियर हम पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है जी, अब ये हमारा m1 है, m2 दो ऑब्जेक्ट, हमने दो मास ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट हम बताते हैं कि जो ग्रेविटेशन होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक तो हमने बोला कि ग्रेविटेशनल इज वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा हमने बताया इट इज नेवर नेगेटिव नहीं, रिपल्सिव, नेगेटिव बोल देना है, रिपल्सिव। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो अगर इनके पास कुछ मास है ना, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा,
और ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। रिपल्सिव नेचर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये हमारा ग्रेविटेशन है बेसिकली। बात करेंगे ग्रेविटेशन की। सबसे पहले हम ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, कितना फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2, और ये सेपरेट हो रखा है डिस्टेंस r से। कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस r से, ठीक है। इन दोनों को हमने सेपरेट करा है r डिस्टेंस से, ठीक है। एक हमारा m1 m2 दो ऑब्जेक्ट को हमने r डिस्टेंस पे रख दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर हमें इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो हमें निकालना हो, तो एक चीज़ देखिए, न्यूटन ने बताया था कि F जो होता है दोनों के बीच में, ये फोर्स इन दोनों के बीच में जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2, ठीक है। m1 और m2 यानी फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास 1 इंटू मास 2 के, ठीक है। हमने माना इसे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो F होता है हमारा, F जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन देम, यानी r स्क्वायर के, ठीक है। r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। r स्क्वायर क्या है? तो इनके बीच में सेपरेशन जो होगा दोनों बीच दो ऑब्जेक्ट कोई है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन कितना है। जैसे आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाह रहे हैं आपकी और अर्थ की वजह से, तो सेपरेशन हम लेंगे। कब और कितना सेपरेशन लेंगे? उस टाइम में हम रेडियस को कंसीडर करेंगे कि अर्थ का रेडियस कितना है, ठीक है जी। हाँ एकदम सब कुछ दिख रहा है, इसमें विजिबल है। चलिए जी बात करते हैं हम और आगे की। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या पाएंगे? जब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा आप देखिएगा ध्यान से कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखो अगर हम इन दोनों को मिलाया तो F है, m1 m2 ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर कहाँ गया? r स्क्वायर हमारा आ गया दोस्तों नीचे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। देखिए तो F जो हो जाएगा दोस्तों, F जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और G जो है हमारा यहाँ पे, G जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, क्या? कैपिटल G। कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है दोस्तों, कांस्टेंट है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा ही समान रहता है, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है इसकी वैल्यू हर जगह आप कहीं भी चले जाएंगे पृथ्वी पे हर जगह समान रहता है, ठीक है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी अब इसको रब करते हैं, आप उतार लेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। जल्दी से उतार लीजिएगा इसे। हो गया? चलो अब इसको साफ कर लेते हैं जरा।
देखिए अब हम बात करते हैं कुछ कैपिटल जी का। अच्छा, अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था दोस्तों, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, ध्यान दीजिएगा जरा। हमारे पास फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो आया वो आया कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, r क्या है, सेपरेशन, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और f क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम g से भी दिखा सकते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कैपिटल जी का वैल्यू होता है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। जरा कैपिटल जी की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ना तो वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यूनिट क्या होता है, यूनिट अभी हम निकालेंगे। देखिए अगर मैं जी के लिए फॉर्मूला निकालूं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ दोस्तों, तो क्या फॉर्मूला हमारा आएगा, अब देखिए जरा ध्यान से। ये हमारा कैपिटल जी बराबर आ जाएगा f गुने आर स्क्वायर अपॉन m1 और ये m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ रहा है। कैपिटल जी के लिए निकालना है, एक बात बताइए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर यानी आर रेडियस है, रेडियस हम किस में, मीटर में मेजर करते हैं, तो आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब केजी गुने केजी यानी केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी बराबर क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में है, ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी का जो यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पर केजी स्क्वायर, माइनस में है ना तो पर केजी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी, चलो इसको जल्दी से आप छाप लेंगे एक बार जल्दी से। चलो दोस्तों, तो इसको हम जल्दी से साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, कोई दो बॉडी है आपके पास, ठीक है, वो उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट है ना वो सेम अट्रैक्शन फोर्स लगाता है एक दूसरे पे। समझ में नहीं आया बात, देखिए समझते हैं। मान लो एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है और ये एक ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 है, मास 1 है इसके पास, और ये इसके पास मास 2 है। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ फोर्स ये लगा रहा होगा और कुछ फोर्स ये लगा रहा होगा। ठीक है, यानी दोनों ने जो फोर्स लगा रहा होगा, इसका फोर्स हम F1 मान लेते हैं, इसका फोर्स हम F2 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, F1 जो होगा वो बराबर होगा F2 के। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो चाहे मास छोटा हो या फिर मास बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे पे सेम अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस राइज हो रहे होंगे, सारा दर्द खत्म हो जाएगा, अभी आप बस ध्यान से सुनते जाइए। चलो जी, बात करते हैं आगे। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको कि F1 जो होता है वो बराबर होता है F2 के। ठीक है, आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो अच्छा एक चीज़ आप जरा ध्यान दो, एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपको एक प्लेट दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ हमने एप्पल लगा लिया। ये क्या हो गया, एप्पल बना लो जरा सही से।
चलो जी, ये बन गया हमारे, ठीक है। अब आप बताएंगे कि मान लिया यहाँ पे हमारे पास न्यूटन बाबा बैठे हुए थे, इन्होंने देखा कि ये जो एप्पल है ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। क्यों आया? उन्होंने इस पर दिमाग लगाया तो उन्हें पता चला कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, उसकी वजह से आया। लेकिन अभी हमने बताया कि जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर ये m1 है और अर्थ m2 है तो फोर्स एप्पल जो लगा रहा है उतना ही फोर्स पृथ्वी पे लगा रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जितना फोर्स जितने फोर्स से एप्पल ने खींचा पृथ्वी को, उतने फोर्स से ही पृथ्वी ने भी एप्पल को खींचा। यानी फोर्स बराबर है, लेकिन फोर्स बराबर है तो इसका मतलब कि स्थिर होना चाहिए, एक बीच में आकर अटक जाना चाहिए। फोर्स अगर बराबर लगा रहा है तो बीच में आकर अटक जाना चाहिए। जैसे आप रस्सी वाला गेम खेलते हैं, कुछ बंदे इधर से खींच रहा है, कुछ बंदे इधर से खींच रहा है, तो अगर दोनों के साइड में बैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा स्टिंग होता है ना, ये बीच में रहता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, आपने खूब खेले होंगे, आपने खूब बदतमीजी करे होंगे क्लास में, स्कूलों में, और जहाँ भी आप खेलते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, एक चीज़ जो हमने ध्यान नहीं दिया कि अर्थ जो है उसका मास बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर एप्पल के। एप्पल एक छोटा सा है, बहुत कम मास, बहुत कम। इतने बड़े अर्थ के सामने एप्पल का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस अर्थ ने जो एप्पल को खींचा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों, लेकिन ये जो एप्पल ने अर्थ को खींचा तो ठीक है भाई, फोर्स तो लगाया, पूरा लगाया, जितना अर्थ ने लगाया था उतना इसने भी फोर्स लगा लिया, लेकिन अर्थ में कुछ एक्सेलरेशन नहीं आया तो ना के बराबर आया। क्यों? क्योंकि भाई एक बहुत ही छोटा सा मास है जो कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन बहुत ही कम आया, इसलिए ये इसके तरफ नहीं आया। जब इसने वही फोर्स लगाया तो इस पे इस असर बहुत ज़्यादा हुआ, ये उसकी तरफ गिर गया, इसकी तरफ खींचा चला गया। क्यों? क्योंकि इसका मास इसके कंपेयर में बहुत ही कम है, इसलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया और ये इसकी तरफ आकर्षित हो गया, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ चली गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बात। इसी वजह से दोस्तों जितनी भी चीज़ें होती है, आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में, कोई भी चीज़ गिर रही है, कोई भी चीज़ ऊपर हम फेंक रहे हैं, वो वापस से नीचे आ रहा है, ये सब किस लिए? यही लॉजिक है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। चलिए कुछ और बातें समझते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, इसको मिटाते नहीं हैं, ये रहने दो, थोड़ा सा बना हुआ है यहाँ पे। चलिए कुछ बातें और इम्पोर्टेंट करते हैं। एक बात आपको पता हो दोस्तों कि अर्थ जो है ना, बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी बहुत सारे भारी बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, ठीक है, तारा हो गया, सूर्य हो गया, इन सब पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है भाई, ठीक है। लेकिन अर्थ क्यों नहीं चले जाता उसके तरफ, सूर्य की तरफ? क्यों? यही लॉजिक है, ठीक है। मून का कंडीशन यही है, मून जो हमारे चारों तरफ घूमता है सूर्य के चारों तरफ, क्यों? यही लॉजिक है, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, उसका भी यही लॉजिक है। बाकी ये सब चीज़ें हम केपलर्स के लॉ में पढ़ेंगे। एक केपलर बाबा हुआ करते थे, उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, ठीक है, ऑर्बिटल लॉ, ठीक है, केपलर्स ऑर्बिटल लॉ, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में लगभग, ठीक है। अभी उससे पहले हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमें अभी सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक है, और भी हाइट के लिए पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है, और कि एक बात बताओ, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं दोस्तों, जब हमने एक बच्चा है कोई, ठीक है, कुछ भी नाम होगा इसका, इसने एक बॉल फेंका बड़ा जोर से, ये बॉल जो फेंका, लो ये बॉल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है।
अब ये बॉल फेंकेगा दोस्तों, जब ये बॉल फेंकेगा, एक बात बताएंगे आप जरा ध्यान से, तो जब इसने बॉल फेंका तो बॉल की रफ्तार बहुत तेज थी, धीरे 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 ये इसकी वेलोसिटी कम होते गया, और वेलोसिटी जब कम होते गया तो एक जगह पे ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गया बिल्कुल, यानी इसमें कुछ भी मोशन नहीं रहा। जब मोशन नहीं रहा तो फिर इसको अर्थ ने खींच लिया। जब भाई इसके पास कुछ मोशन नहीं था तो अब ये स्टेबल, जब ये स्टेबल होना चाह रहा तो अर्थ ने बोला चला जा, नीचे खींच लिया उसको, ठीक है। अब ये वापस से नीचे आना शुरू होगा, जैसे जैसे अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे वापस से इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। आपने कुछ छत से गिराया होगा ऐसे किसी के सर पे, आप देखेंगे पहले आप धीरे धीरे गया और नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन, जो नीचे से ऊपर गया था धीरे धीरे बढ़ते गया था वो कम होते गया था, ऊपर से आएगा तो बढ़ते आएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आता है आपको। अब हम कुछ इक्वेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं जो आपने पीछे पढ़ा होगा मोशन में, ठीक है। आपने v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा होगा, ठीक है। उसी इक्वेशन को हम ग्रेविटेशन के एक सेकेंड, हाँ, उसी इक्वेशन को अगर हम ग्रेविटेशन के लैंग्वेज में लिखना चाहें, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी। आपने पढ़ा होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है जी, ये पढ़ा होगा आपने। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर इसमें ग्रेविटेशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशन, चलो एक काम करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, ये क्या हो रहा है। इससे पहले ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ में देख लो जरा, फिर बुक में क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो एक हम सेंट्रीपिटल फोर्स पर सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं एक बार। सर्कुलर मोशन आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। आपने खूब किसी बॉल को, किसी पिंडी को, किसी पत्थर को बांध के रस्सियों से उससे घुमाया होगा, ठीक है, या फिर चार्जर होता है, चार्जर को घुमाया होगा आपने, ठीक है, पेन को घुमाया होगा बांध के, खूब करा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वही है सर्कुलर मोशन और कुछ नहीं। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी, अगर हम स्ट्रिंग से, किसी स्ट्रिंग धागे से किसी स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ मोशन है, ठीक है। हम जहाँ पे हैं खड़े वो हमारा क्या हो गया, एक सेंटर हो गया। ये स्ट्रिंग हमने मान लो घुमाया तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया, सेपरेशन हो गया। इसके पास में कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना दोस्तों, किसी भी, याद रखना एक चीज़ कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अगर हमारा मास है, ठीक है, तो अब हम इसको घुमा रहे हैं तो उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। स्पीड नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन में हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ पे इधर, लो यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, देखो ये सब क्या है, वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो कुछ ना कुछ हर जगह पे वेलोसिटी है। स्पीड नहीं बोल सकते, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी डायरेक्शन भी देता है हमें, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर जगह पे। इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन होगा इसके पास में। अब एक्सेलरेशन जो है, देखो याद रखना दोस्तों, इसका जो वेलोसिटी होता है ना, ये हमारा यहाँ पे देखो हर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज होता है, ठीक है।
लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है दोस्तों। एक्सेलरेशन जो होता है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। हमेशा हर जगह पे एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। इस कंडीशन में अगर हमें इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना हो कि कितना फोर्स लग रहा है इस पे, तो हम कितना कैसे निकालेंगे, F सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। या फिर आप F भी लिख सकते हैं सिंपल, मैंने ये आप क्या समझ के लिख दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r होता है, ठीक है। m आपको पता है कि मास है, v आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, ठीक है, और r आपको पता है कि सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस, ठीक है। या फिर जितना स्ट्रिंग हमने जितना बड़ा स्ट्रिंग लेकर उसको घुमा रहे हैं वही सेपरेशन है, स्ट्रिंग की लंबाई है, ठीक है, r, ठीक है जी। चलो ये हमारा Fc बराबर mv²/r समझ आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो आप जब कभी साइकिल घुमाने जाते हैं या फिर बाइक से स्टंट करने जाते हैं, जो आपको गिरा देता है ना वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जो आपको स्टंट लगाने दे रहा है आराम से वो सेंट्रीपिटल दोस्त। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है जो अंदर की तरफ लग रहा हो, जो हमें बाहर फेंक देता हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लेक्चर को यहीं ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। रात काफ़ी हो गया है, लगभग 11:30 बज गए हैं, ठीक है। और भी काम है और भी मेरे को थोड़ा सा पढ़ाई करना है, तो ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा इसका, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इससे आगे हम अपना क्वेश्चन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, साथ में हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको मैं कहीं भी दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, टोटल कंप्लीट पूरा जो भी हमने पढ़ा है आज के ग्रेविटेशन के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।